फिर गुप्ता जो आएगा, गुप्ता डायनेस्टी आएगा। ये आपका सिलसिला चलते जाएगा। ये तब तक होगा जब तक भारत में मुस्लिम आक्रांता नहीं प्रवेश कर चुके रहेंगे, तब तक ये आपका एशियन हिस्ट्री चलेगा। जैसे ही मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा करके गद्दी पर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठेगा, वहां से आपका मिडाइवल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां से 1191 यानी 1191 से पहला आक्रमण, देन सेकंड 1192 यानी 1192 में तराइन का जो दूसरा युद्ध होगा, जिसमें मोहम्मद गौरी हारेगा, पृथ्वीराज चौहान जीतेगा। उसके बाद फिर 1194 चंदावर का जो लड़ाई होगा जयचंद के साथ, जयचंद को भी हराएगा। उसके बाद जब उसको हम पढ़ाएंगे या बताएंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि कैसे मोहम्मद गौरी से जयचंद का गला काट करके उसको द्वार पर लटका दिया था। ठीक है, जिसमें आप कुछ मूवी वगैरह में या कहीं जरूर देखेंगे, जैसे पृथ्वीराज चौहान मूवी आई थी उसमें दिखाया गया था, है ना, कि कैसे पृथ्वीराज चौहान सहयोगिता से विवाह के लिए, प्रेम विवाह जो था उससे विवाह करने के लिए जयचंद और उन लोग दोनों जो रिश्तेदारी था वो खत्म कर दिया जाता है। तो उसी का फायदा उठा करके मोहम्मद गौरी भारत में आता है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराता है, 1194 में जयचंद को हराता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन 1194 के बाद फिर एक युद्ध होता है। उसके बाद वो 1206 यानी 1206 में दिल्ली की राजगद्दी पर किसको बैठाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका गुलाम भी था। ठीक है, जो उसका गुलाम भी था और दामाद भी था। लेकिन जब देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक वो गद्दी पर रहता है, उसमें बहुत सारा वो काम करता है सुधार के लिए। हालांकि दिल्ली की गद्दी पर वो बैठा जाता, लेकिन कभी अपने आप को वो शासक घोषित नहीं करता कि हम शासक हैं। ठीक है, वो कभी भी नहीं, वो सिर्फ यही कहता है कि हम उसका वो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सिर्फ गुलाम तो था ही था, लेकिन गुलाम कह के नहीं बैठता, बोलता हम उसका राजपाट संभाल रहे हैं। उसमें बहुत सारा वो मस्जिद बनाता है जिसमें 2.5 दिन का झोपड़ा भी रहता है, एक उसमें शामिल है। ठीक है, वो भी। और वो कहाँ से काम करता है? जो अभी पाकिस्तान वाला लाहौर वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रह करके वो करता है, मतलब सारा वो राजपाट देखता है। 1210 में वो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरता है और गिरने के बाद वो मर जाता है। उसके बाद ये सिलसिला आगे चलते रहता है। फिर उसका जो गुलाम रहता है इल्तुतमिश, वो गद्दी पर बैठता है। उसके बाद रजिया सुल्तान आती है। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का आपका जो कार्यक्रम है चलते चला जाता है। एक के बाद एक शासक आते हैं, बीच में बहुत सारे जो आएंगे, किसी ने अपने चाचा को मार के, किसी ने अपने पिता को मार करके गद्दी पर जो सल्तनत का जो रूल एंड रेगुलेशन है कि हाँ भाई गद्दी चाहिए तो मारना पड़ेगा, तो लंबा समय तो रहेगा, हम कैसे रहेंगे, जाहिर सी बात है। इस तरह से दिल्ली सल्तनत चलते रहता है। देन 1526 जब पानीपत का युद्ध होता है, पहला युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, वो भी एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीत जाता है और बाबर भारत की गद्दी पर बैठता है। और वहीं से मुगल डायनेस्टी का स्टार्ट होता है, जो एक भारत में जो पीरियड चलेगा कब तक? ये चलेगा तब तक जब तक अंग्रेज नहीं आता है और अंग्रेज धीरे 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 भारत की सत्ता को कब्जा नहीं कर लेता है। और 1857 का जो युद्ध होता है, जो आप लोग सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या बहुत सारे नामों से जानते हैं, वहां तक। और उसके बाद वहां से बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम लोग के नाम से जानते हैं, जो अंतिम मुगल शासक होता है, उसको क्या करते हैं उठा करके अंग्रेज? रंगून, जो अभी वर्मा, जिसको अभी म्यांमार, जो हम लोग ज्योग्राफी में देखे थे, म्यांमार एक जगह है रंगून, ठीक है, वहां पर उसको एक जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, 1858 में भेज दिया जाता है और 1862 में वहां जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो आज हम लोग शुरू करेंगे वो शुरू होगा आपका कहां से? मेनली तो स्टार्ट होता है जो पुर्तगाली भारत में आते हैं। ठीक है, जब कौन 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। ठीक है, पुर्तगाल का। लेकिन उसके पहले अगर हम पूरा मुगल पीरियड अगर इसमें हम इंक्लूड करें तो सही नहीं होगा, क्योंकि वो मुगल पीरियड कुछ लंबा है, अकबर का ही शासन इतना लंबा चला था कि अगर हम उसको इंक्लूड करते हैं तो फिर मिडाइवल का पार्ट हो जाता है। इसलिए हम इसको मुगल इसमें इंक्लूड करेंगे, बट लेटर मुगल यानी उत्तर मुगल काल को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। और वहां से जब देखेंगे, वहां से देखते हुए ज़्यादा कोई लंबा शासक इसमें रहा नहीं, समझ लिया, एक तरह का मिस कॉल जैसे आता ना, तो हेलो ट्रिम ट्रिम खत्म,
बस लोगों को जानकारी देने के लिए हम भी हैं, हमको भी याद करो। इस तरह से यहाँ आप देखिएगा कि शासन काल आएगा, कोई कुछ साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 3 महीना, कोई 4 महीना रहेगा। बहुत कम ही ऐसा शासक मिलेगा जो 20 साल 15 साल राज करते हैं, अदरवाइज सब खत्म। इन लोग का जैसे जैसे औरंगजेब मरेगा, औरंगजेब मरने के साथ ही लेटर मुगल पीरियड का स्टार्ट हो जाता है, आरंभ हो जाता है, और ये सिलसिला फिर आगे चलता जाता है। और जैसे धीरे धीरे आप देखिएगा कैसे अपने अय्याशी और अपने जो खराब व्यवहार के कारण वो धीरे धीरे कमजोर होते गए, अपना पैसा की कमी से जूझते चले गए, इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में चल गई, ठीक है। साथ ही साथ ये ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाए, लालच, ठीक है, ये भी हावी होते चला गया। और उधर से जो तीसरी पार्टी थी अंग्रेज, पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद में फिर एक और आया, उसके बाद अंग्रेज जो आए, अंग्रेजों ने कैसे कैसे धीरे धीरे भारत की सत्ता पे काबिज होते चले गए, और इनका जो मुगल पीरियड का जो एम्पायर था धीरे धीरे इनको कम करते गए, और अपना एम्पायर को ये बढ़ाते चले गए, और लास्ट में फिर पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे लेटर मुगल पीरियड। लेटर मुगल पीरियड 3 बेटा, ठीक है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये 3 बेटा था औरंगजेब का, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ऐसे औरंगजेब खुद 4 भाई थे, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा भाई जो दारा शिकोह था, कहा जाता है कि इतिहास में इसका बहुत बढ़िया जिक्र है कि दारा शिकोह बहुत विद्वान था, तो कई भाषाओं का जानकार था, ठीक है। लेकिन जब चारों भाई में युद्ध आया, सत्ता को लेकर के संघर्ष होना स्टार्ट हुआ, तो देखा जाता है कि लास्ट में औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को हटा करके और दारा शिकोह को मार के उसका गर्दन काट करके अपने पिता को पेश करता है, ठीक है, थाल में सजा करके पेश करता है, और अपना पिता को जेल में डाल देता है, और सबको तीनों भाइयों को हटा करके मार के खुद गद्दी पर बैठता है। तो वो इस चीज से वाकिफ रहता है कि हाँ, हमने जो गलती किया मेरे बेटे भी वैसा ना करें, इसलिए वसीयत लिख के जाता है, ठीक है, कि किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, कामबख्श को कहाँ मिलना चाहिए, मुअज्जम को क्या मिलना चाहिए, आजम को क्या मिलना चाहिए। लेकिन इनके जो तीनों बेटे होते हैं वो इस बात को नहीं समझते, यहाँ भी सत्ता का लालच साथ जाता है। कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, जब औरंगजेब ऐसा किया था तो उसके बेटों के साथ ऐसा क्यों ना हो, वो भी तो सत्ता के लोभी हैं, सत्ता का लोभी तो वो भी है। तो धीरे धीरे क्या होते हैं कि वो सबको हरा करके मुअज्जम जब गद्दी पर बैठता है, और उसी का दूसरा नाम बहादुर शाह होता है, ठीक है। बहादुर शाह जाकर गद्दी पर 1707 में गद्दी पर बैठता है, और वहां से जाकर के ये अपना लेटर मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। जैसे ये कब्जा पर गद्दी पर बैठेगा, आप इसमें देखिएगा कि कैसे धीरे धीरे जो औरंगजेब की जो कुछ पॉलिसीज थी, ठीक है, उसको धीरे धीरे हटाता है, ये धीरे धीरे हटा करके, और धीरे धीरे फिर अपना सत्ता कुछ रूल रेगुलेशन पॉलिसीज चेंज करेगा, कुछ लिबरल देगा, और लिबरल देने के साथ ही साथ जो अपना औरंगजेब के ही समय में इसकी जो पैसा जो इसका जो वो था, वित्त विभाग जो था, जिसका संपत्ति जो था धीरे धीरे कम होने लगा, और ये भी जो एक्स्ट्रा जो फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, फिजूल खर्ची के कारण इसका इकोनॉमी जो है और कम होते चला जाता है, ठीक है, इसका जो इकोनॉमी और हालत खराब होते जाता है। साथ ही साथ ये अपना जागीर को बांटना भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है, प्रॉपर्टी, अच्छा ये तुम रख लो, वो तुम रख लो, वो तुम रख लो, ये काम किया, अच्छा ठीक है, पैसा नहीं, तुम जागीर रख लो। इस तरह से इसको जो रेवेन्यू जो आता था, ठीक है, वो भी कम होने लगा, रेवेन्यू भी कम होने लगा, ठीक है, जिसके कारण अब इसका जो स्थिति और धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मुअज्जम का बेटा, उसके बाद उसका जो शासक लोग आएगा, तो धीरे 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 और आर्थिक स्थिति से जूझने लगेगा, और आर्थिक स्थिति से जूझने लगेगा। जब 1757 का युद्ध होगा, ठीक है, दूसरा युद्ध पानीपत का, फिर 1764 में जो युद्ध होगा, ठीक है, प्लासी का युद्ध, उसके बाद देखेंगे अंग्रेज कैसे एकदम हावी हो गए। अब इन लोगों को क्या करते हैं, अब इनको कहते हैं तुम गद्दी छोड़ो, तुम बैठो, हम अब पेंशन देते हैं, तुम भूल जाओ राजगद्दी, अब तुम्हारा सिक्का भी नहीं चलेगा, अब किसका सिक्का चलेगा, हमारा चलेगा, ठीक है। ये पेंशन भी धीरे 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 धीरे, उसके बाद जब आएगा अकबर द्वितीय, तो देखिए अकबर द्वितीय क्या करता है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के ब्रिटेन भेजता है कि मेरा पेंशन बढ़वा दो, ठीक है, उसको ब्रिटेन भेजता है ना। और
वो जाता है हालांकि ब्रिटेन में अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पर देखिएगा तो जाता तो जरूर है, लेकिन ब्रिस्टल नामक शहर में उसकी भी मृत्यु हो जाती है ना, वो भी नहीं बचता है। हालांकि 1857 में पेंशन मिलता है, उसके बाद जैसे ही विरोध आरंभ होता है 1857 का क्रांति जो विद्रोह कहते हैं, उसके बाद बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं, उसके बाद वो खत्म, पूरी की पूरी तरह अंग्रेजों का डोमिनेंस हो जाता है। उससे पहले भी जो रहते हैं वो भी सिर्फ नाम मात्र के फिर राजा रह जाते हैं, मुगल साम्राज्य रह जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अब जाकर के। वो साहेब बेखबर का के नाम से जाना जाता है। साहेब बेखबर मतलब कोई खबर नहीं है, राज्य में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी कोई भनक नहीं, कोई मतलब नहीं, अच्छा हो रहा तो भी, खराब हो रहा है तो भी। ये साहेब बेखबर बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, ये 11 साल तक रहा नहीं, बहादुर शाह प्रथम था, ठीक है, इसका पीरियड है, ये ज्यादा दिन तक रहा नहीं। ठीक है, एक तो ये बंदा बैठा कब था, 62 साल की उम्र में बैठा था। जब ये गद्दी पर बैठा उसमें इसका एज जो था ये क्या था, 62 ईयर्स। ठीक है, दूसरा चीज इसको क्या कहा जाता है, साहेब बेखबर। ठीक है, एक तो पहले से ये बूढ़ा था, दूसरा ये इसको सत्ता से कोई उतना इंटरेस्ट था नहीं कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। अगर ये औरंगजेब के समय में अगर इसकी स्थिति इकोनॉमी खराब हो गई थी, तो इसका काम ये था कि राज्य को संभालें, ठीक है, जो कुछ विरोध हो रहा है उसको शांत कराएं, अपना जो इकोनॉमी है उसको ठीक करें। लेकिन ये राजपाट में उतना इंटरेस्ट रहता नहीं था, बस अय्याशी में एक तरह से कहा जाए तो डूबा रहता था। ठीक है, अय्याशी में डूबा रहता था, कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, साहेब बेखबर, मतलब कोई खबर नहीं रखना है। ठीक है, लास्ट में जब देखिएगा 5 साल ये शासन करता है, ठीक है, उसके बाद इसको एक बीमारी हो जाती है और ये मर जाता है। ठीक है, इसको पेचिस का एक बीमारी हो जाता है ना, ये मर जाता है और इसका कहानी खत्म हो जाता है। इसके बाद इसका बेटा आता है, गद्दी पर बैठेगा,